नमस्कार, मैं हूँ एम.एस. आडर और आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 3 माय जेन्युइन लव नॉवल से। राहुल फुसफुसाया, तुझे क्या हो गया है? मैं तेरी बॉडी लैंग्वेज के कारण तेरे दिमाग में जो चल रहा है उसे आसानी से पढ़ सकता हूँ। कि तू पागल हो गया है? चल बाहर चलते हैं। मुझे अभी भी तुझसे एक ज़रूरी बात करनी है। वे दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर थे। फिर धीरे धीरे करके वे तकरीबन प्लेटफॉर्म नंबर बाहर वाले साइड पे पहुंच गए। वहाँ काफ़ी घनघोर अंधेरा था। तभी अचानक से थोड़ी दूरी पर उन्होंने देखा कि एक भिखारी दर्द में तड़पते हुए एक गुंडे के पैर पकड़कर कह रहा है, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। गुंडे ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसे जोरदार लात मारी और कहा, साले तेरी इतनी हिम्मत, पैसे भी चोरी करेगा? ले और मखा, हट साले। ऐसा कहकर उसने एक जोरदार लात मारी। उसने उसकी गर्दन को दबाने की कोशिश की। तभी पीछे से कैप्टन हिमांग ने उस गुंडे को कॉलर को कसकर पकड़ा और उसे झकझोरते हुए उसके पेट पर एक जोरदार घूंसा मारा, जिसकी वजह से वो पास वाली पटरी पर जा गिरा। वहीं दूसरी ओर राहुल ने उस भिखारी को उठाया और पूछा कि तुम ठीक हो? भिखारी ने हाँ में सिर हिलाया। वो गुंडा वहाँ से भाग गया। फिर हिमांग ने उस भिखारी से कहा, चलो थाने में इस बात की रिपोर्ट करते हैं। भिखारी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं साहब, नहीं मालिक, मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझ गरीब को जो थोड़े से पैसे मिल रहे हैं वो भी मिलना बंद हो जाएंगे। पुलिस वाले और वो गुंडा, उससे भी बड़े अपराधी, सब इस पूरे रैकेट में कहीं ना कहीं शामिल है। मुझे तो बस 2 वक्त की रोटी चाहिए और कुछ नहीं। आपने मुझे उस गुंडे की मार से बचाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो कि ऐसा कहकर भिखारी वहाँ से जाने लगा। हिमांग ने उसका कंधा पकड़ा, उसे समझाते हुए कहा, आखिर कितने दिन तक ये सब चलेगा दोस्त? भिखारी पीछे की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दबी हुई आवाज़ में कहा, जब तक चल रहा है तब तक चलेगा। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, बस आज खाने के लिए रोटी मिल गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। राहुल ने हिमांग को धीरे से कहा, उसे जाने दे यार, चल हम सब वापस चलते हैं, ट्रेन आने का टाइम हो गया। हिमांग और राहुल वापस वेटिंग रूम की ओर चल दिए। हिमांग खामोश था। फिर थोड़ी देर के बाद में राहुल ने उससे कहा, क्या तुझे दिख नहीं रहा कि वो वेटिंग रूम वाली लड़की अपने करियर पर ध्यान दे रही है? हाँ, उसे उसकी दुनिया अलग है यार, उसका तो कोई लेना देना नहीं है इस दुनिया से। और मेरे भाई, हम ऐसे लोगों से जितना दूर रहेंगे ना उतना ही खुश रहेंगे। हिमांग ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। ये दोनों जैसे ही वेटिंग रूम में पहुंचे, हिमांग ने सबको कमांड देते हुए कहा, सोल्जर्स, कल्पतरा एक्सप्रेस में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 के लिए तुरंत निकलो। सबने एक साथ कहा, ओके सर। सौम्या पहले ही प्लेटफॉर्म नंबर 14 के लिए निकल चुकी थी, क्योंकि वो जल्दी सोने और जल्दी उठने के सिद्धांत को मानती थी। सौम्या ने जैसे ही हमेशा अपने जीवन में हर चीज़ के लिए एक नियम बनाया हुआ था। वो उसका पालन करती थी, उसे फॉलो करती थी और टाइम मैनेजमेंट करके हमेशा अपनी करियर में सक्सेसफुल रहती थी। अपनी कड़ी मेहनत के कारण इतनी कम उम्र में वो क्लासिक खिरालिका अस्पताल में जाने माने सर्जनों में से एक थी। हालांकि अस्पताल के कर्मचारियों को एक गलतफहमी थी कि सौम्या भाग्यशाली है, जबकि वो किस्मत से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और लगातार किए जाने वाली कोशिशों की वजह से आज इस ऊंचे मुकाम पर थी। हिमांग के टीम मेंबर्स B4 कंपार्टमेंट में चढ़ गए। उनके पास कुल 8 आरक्षित बर्थ थे। हिमांग ने अपना बैग ऊपर के बर्थ नंबर 34 पर रखा तो वो हैरान रह गया। बगल की तरफ उसे प्यारी सी महिला दिखी, मगर वो कहाँ थी? हिमांग ने बुदबुदाते हुए कहा, ये तो बहुत खूबसूरत नक्चड़ी लड़की है, उसका सामान यहाँ पड़ा हुआ है, फिर वो कहाँ है दोस्त? उसका पर्स देखकर वो समझ गया था कि कोई तो एक लड़की है, कोई प्यारी सी महिला है। बिना देर किए वो गेट की ओर दौड़ पड़ा। उसने देखा सौम्या वहाँ परेशान खड़ी थी। इतनी देर में उसने देखा कि वो आदमी उस गेट के नीचे की तरफ कूद कर भागा। हिमांग तुरंत समझ गया कि उसके वहाँ पहुँचते ही वो आदमी कंपार्टमेंट से कूदकर क्यों भागा। लगातार भागते हुए स्टेशन के बाहर जाने लगा। हिमांग दौड़कर उसके पीछे गया। फिर काफ़ी दूर तक दौड़ने के बाद आखिरकार उसने उसे धर दबोचा। वो आदमी बहुत ज़्यादा दुबला पतला था। हिमांग ने उसे एक घूंसा मारा। वो आदमी ज़मीन पर जा गिरा। फिर हिमांग ने उसके हाथों से सौम्या का पर्स छीन लिया। बैग जो उसने देखा था, उस बैग के अंदर एक छोटा सा वो पर्स रखती थी, उसमें वो कैश रखती थी, और वही पर्स उसके हाथ से लेकर वो चोर भाग रहा था। इससे पहले कि वो उसे पकड़ता और मारता, वो हवा की गति से वहाँ से गायब हो गया। हिमांग ने बिना देर किए हुए सीधे कंपार्टमेंट की ओर रुख किया। वो जैसे ही कंपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ तो सौम्या के हाथों में उसने वो पर्स दे दिया। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के धीरे से कहा, थैंक यू। वैसे इसमें कुछ खास सामान नहीं था। ये सुनते ही हिमांग को गुस्सा आ गया। उसने चिढ़कर कहा, अगर इसमें कुछ खास सामान नहीं था तो फिर मुझे क्यों दौड़ाया? सौम्या ने तुरंत कहा, मैंने तो नहीं कहा था, तुम्हें हीरो बनने का शौक था, तुम उसके पीछे गए थे। हिमांग ने वापस सौम्या का बैग छीन लिया और कहा, इसमें कुछ काम का सामान नहीं है तो ठीक है, इसे फेंक दो। सौम्या ने अपना पर्स छीना और अपने बर्थ की ओर जाने लगी। इसने धीरे से बुदबुदा कर कहा, मगर इसमें मेरे ज़रूरी नोट्स हैं और थोड़े से पैसे भी हैं, चीट शीट्स। उस बेवकूफ़ को कहाँ समझ में आएगा?
हिमांग ने कुछ नहीं कहा, वो सीधे अपने बर्थ पर जाकर सो गया। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो खुश था। उसके थोड़ी दूरी पर सौम्या लेटी हुई थी, जो गहरी नींद में सो रही थी। सेमिनार के कारण सौम्या बहुत थकी हुई थी। वो गहरी नींद में थी, लाश की तरह बर्थ पर पड़ी हुई थी। हिमांग ने बिना पलक झपकाए हुए उसे देखा और वो सौम्या के चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटा सका। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे भगवान को देखता है, या फिर कोई इंसान अपने खोए हुए अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखता है और उसे काफ़ी दिनों बाद पाता है तो फिर कैसा महसूस करता है। ऐसे ही कई घंटे बीत गए। हिमांग ने सारी रात जागते हुए सौम्या को निहार कर काटी। अचानक सौम्या की कलाई घड़ी का अलार्म बजा। अब अगले भाग में हम जानेंगे कि आखिर हुआ क्या। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सुनते हैं, मुझे पसंद करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। मुस्कराते रहिए, हंसते रहिए। हैव अ ब्लेसफुल लाइफ।